बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान की सियासत एक फ़िल्मी अंदाज में लम्हा बलम्हा बदलती है। एक तरफ से वार होता है, दूसरी तरफ से जवाब आता है, और इतनी नॉन सीरियस ये एक दूसरे पे हमलावर होने की रविश है। इतने महीनों से मुल्क की मैशत कहाँ जा रही है, मुल्क के अवाम का क्या हाल है, पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हमारे सियासतदान बड़े खुश होते हैं कि देखा कैसा इलाज किया, देखा कैसा जवाब दिया, देखा कैसा हमला किया। तो ये जो उनके चेहरों पे लिखा हुआ है कि अब हमने चाल चली है, अब आप चाल चल के दिखाएं, और मात और शह मात किसको होगी, इसका नुकसान बुनियादी तौर पर इस पूरे निज़ाम को हो रहा है। तो कुछ इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान साहब ने आज जरदारी साहब पे भी एक इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब ने एक दहशतगर्द तंजीम को मेरे कत्ल के लिए पैसे दिए हुए हैं। अब ये जो इल्ज़ाम है ये बड़ा संगीन है और इसको लाइट नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब आज वफाकी हुकूमत ने ये किया जी कि उन्होंने जो सिक्योरिटी थी इमरान खान साहब के पास साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते, वो सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब पे एनुअली 240 मिलियन रुपए खर्च हो रहे थे उनकी सिक्योरिटी के ऊपर। ये सितंबर में पिछले साल जो आईजी इस्लामाबाद है उन्होंने ये फिगर दी थी। अगर हम दूसरी जानब देखें, कुछ और वज़राए आज़म हैं साबका, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, यूसुफ ज़ई गिलानी साहब हैं, तो 5-5 जो और राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, तो 5-5 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इन वज़राए आज़म के पास हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए ये सिचुएशन वैसी नहीं हो सकती जैसे उन वज़राए आज़म की है। एक तो खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे पे हमला होगा, दूसरा हुकूमती एजेंसीज़ और राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते रहे कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हमारी एजेंसीज़ भी ये रिपोर्ट देती रही हैं। तो फिर इन रिपोर्ट्स को देखते हुए आखिर हुकूमत को आज ही ये सिक्योरिटी वापस लेने का ख्याल क्यों आया? अब जो पुलिस की तर्जुमान की तरफ से जो हमारे पास एक प्रेस रिलीज़ आई, वो मेरे सामने खुली है मेरे फ़ोन पे जी। वो ये कहते हैं जी कि हम इतने महीनों से वहाँ पे हैं और बनीगाला जो है वो इमरान खान साहब की ज़ाती रिहाइश, और इमरान खान साहब लाहौर से वापस ही नहीं आए इतने अरसे से, वो यहाँ पे मुकीम ही नहीं है। इस वजह से ये सिक्योरिटी जो है वापस ली गई है। ज़ाहिर है रियासत का एक खर्चा इस पे हो रहा था और उसका मकसद कोई नहीं था। तो कुछ तो अब ये जो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है इस सिक्योरिटी के वापस लेने के कुछ ही देर बाद ये आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया है। तो PDM इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर मोहसिन नकवी साहब को निगरां वज़ीर आला के तौर पर काम करने से रोकने की दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और शेख रशीद साहब ने दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट में। कानून का दायरा कार क्या है, आइनी तौर पर क्या एक निगरां वज़ीर आला को काम करने से रोका जा सकता है? कोई अदालती ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद है? कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया। क्या PDM कुछ और लोगों को भी गिरफ़्तार करेगी? और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बार बार जो ख़बरें उड़ती हैं वो अफवाहें हैं या वाकई कोई इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भागती भागती ज़मान पार्क जाती है? और इमरान खान साहब वापस इस्लामाबाद कब आएंगे, नहीं आएंगे? हमने सुना कि आज़ाद कश्मीर हाउस में उनकी रिहाइश का इंतज़ाम हुआ है, तो क्या वह बनीगाला नहीं जाएंगे? और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ और उनकी काबीना के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है और जिस तरीके की मुहिम चल रही है, उससे तो ज़ाहिर है ये मामला हमें मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और सबसे जो बड़ी आज की खबर थी वो मरीम नवाज़ की वापसी को लेके एक बयानिया बनाया जा रहा है। वो कितना जानदार बयानिया दे पाएंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को? वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया क्या उसको वो ज़िंदा कर पाएंगी? और कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले कुछ अरसे में मकबूलियत मुकम्मल तौर पर खो दी है, वो बहाल कर पाएंगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर धड़ों की खबरें हैं और मरीम का वापस आना और मियाँ साहब का वापस ना आना, ये दोनों सूरतों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल के लिए इसका क्या असर होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं, अहम सवाल हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो भी बड़े अहम लोग हैं जी, और अपनी अपनी जमातों की जो पॉलिसियाँ उनके अलावा जो उनकी ज़ाती राय वो भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं यावर बुखारी साहब, मरकज़ी रहनुमा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर कानून है, सीनियर कानूनदान लाहौर से हमें ज्वाइन करें। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जाफ़र साहब, क्यों ज़रूरत महसूस हुई जब जहाँ पे 75 से ज़ायद काबीना के रुकन हों, जहाँ पे हर तरह की अयाशी अल्ले तल्ले हुकूमत करी हो, वहाँ पे अगर 170 जो अहलकार हैं वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर रहते कुछ अरसा और, तो क्या फ़र्क पड़ जाना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
मुझे आपके इन दो अल्फाज से याशी और अल्ले तल्ले एतराज़ है, सहाफ़ती अंदाज में भी और बतौर एक सियासी कारकुन भी। हम हुकूमत में आते हैं तो कोई भीख मांग कर नहीं आते, इलेक्ट होके आते हैं। और बहुत सारे वो लोग जो हमसे पार्लियामेंटेरियंस या हुकूमत आप कह लें, उनसे ग्रेड वाइज अगर कहें, काम कहें, जिम्मेदारी कहें, वो बहुत उनकी कम है। ये आपकी किफायतशारी कमेटी ने कहा है ना कि इतनी सारी काबीना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी, जी। तंजीला उनकी मराहत बहुत हैं, उनके लिए सहूलियात बहुत हैं। मैं बतौर रुकन कौमी असम्बली 13 से 18 इस बात पे एतराज़ कर चुका था, बहस लंबी हो जाएगी, कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो 12-14 लाख माहाना तनख्वाह, गाड़ी, पेट्रोल और बहुत सारा स्टाफ लेता है, एक मेंबर पार्लियामेंट, वो पीटीआई का भी हो सकता है, वो पीपल्स पार्टी का भी होगा, वो जमात इस्लामी का होगा, क्या उससे कम परफॉर्म करता है, कम जिम्मेदारी है? आप उसको क्यों नहीं? तो जहाँ तक ये आपकी बात है कि क्यों 170 पुलिस वाले हटाए, तो आपने अपने उस बात में वजाहत भी कर दी। देखिए, एक तो एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, वो मतलब नवाज शरीफ के लिए नहीं है, शहबाज शरीफ के लिए नहीं है, वो शाहिद खाकान साहब के लिए नहीं है, वो यूसुफ रजा साहब, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए। जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो रहा। आप लोग खुद ही कह रहे हैं उनको, अब वो नहीं है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, राणा देखिए साहब कहते जो हैं। जहां तक ये है उनके सिक्योरिटी थ्रेट का, 2014 से लेके 18 तक भी थ्रेट थे। पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत उनको हिफाजत देती रही और आइंदा भी देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, अभी भी। अब वो अगर रह जमान पार्क में रहें और आप 150-200 बंदा बनी गाला खड़ा कर दें, इसकी ज़रा कोई वजह बता दें। और फिर इसी शहर में मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई शाहिद खाकान साहब से ज़्यादा इमरान खान साहब लायक हैं या शाहिद खाकान साहब से ज़्यादा वो अहमियत के मालिक हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो भी बात कर लें। वो भी इसी शहर में हैं, उनके साथ तो सरकारी गार्ड भी कभी नहीं हुआ। एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में, कल भी उनकी, कल या परसों मैं देख रहा था, एहतसाब अदालत पेश हुए, कितनी पेशियां हो चुकी, तो वो भी वहीं अपने ड्राइवर के साथ गए थे। तो आखिर इमरान खान साहब को ऐसी क्या अलग से रियासत को पड़ी है कि वो उनको संभाले? राजा परवेज अशरफ साहब को देखा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैंने देखा। उन सबकी मिसाल दे दी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? जहां एक तरफ खान साहब ने कहा, मैं दोबारा दोहराता हूं कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाएगी, कहीं कोई कोताही नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, बनी गाला वो रह नहीं रहे, अगर नहीं रह रहे तो अगर दीवारों को सिक्योरिटी देने के लिए 150-200 बंदा चाहिए, तो उसके लिए मेरा ख्याल रियासत का कोई भी इदारा या एक आम कारकुन या एक आम आदमी भी नहीं तायद करेगा कि जी आप वहाँ हिफाजत कीजिए। और तीसरी बात, जब उनकी अपनी पंजाब में हुकूमत थी तब क्या हुआ? सिक्योरिटी उनकी, वजीर दाखिला पंजाब उनका, सब कुछ उनका, तो जरा उसको भी देख लीजिए। लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी वापस, मैं वापस आती हूँ। आज उन्होंने जरदारी साहब पे भी जो बयान दिया है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन यावर बुखारी साहब, पहले मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि खान साहब जो हैं, ये वाकई ये समझते हैं? कभी शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने खान साहब को बताया कि उनको जहर दे दिया जाएगा, फिर कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो उनकी एहलिया ने भी बताया है कि उनकी जान को ख़तरा है, फिर एजेंसीज भी इस तरह की रिपोर्ट देती हैं। लेकिन खान साहब लोगों के नाम ले रहे हैं। आज उन्होंने उसमें जरदारी साहब का नाम भी ऐड कर दिया। उन्होंने कहा जी वो चौथा आदमी जो है वो जरदारी साहब है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये कितना संगीन इल्ज़ाम है? FIR कटवा दें अगर आपको पता है कि किसी ने कत्ल की साजिश की हुई है, लेकिन वो कानूनी को रास्ता ले लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और नफरतों को बढ़ा के, तो इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजो। देखें, ये इल्जामात जो हैं ना कत्ल के, ये खान साहब ने शुरू नहीं किए हैं। ये तो नून के अपने जो वर्कर्स थे, वो गुजरात के शाह साहब जो लंदन में बैठ के जिनने बयान दिया है कि 2 बंदों के कत्ल की साजिश तैयार की गई, एक अरशद शरीफ शहीद की और एक इमरान खान के लिए। तो और उन्होंने बताया एग्जैक्टली कौन कौन मीटिंग में बैठा था। ये तो वहां की एक बात खुल के सामने आई, जहां पे मरियम नवाज शरीफ पे और मरियम नवाज पे इल्जाम लगा। लेकिन ये जो खान साहब ने बात की है जरदारी साहब के बारे में, आप क्या समझती है कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग नहीं बताते हैं? हमारे खैरख्वाह नहीं है पुलिस के अंदर या IB के अंदर या MI के अंदर या ISI के अंदर, जो हमें भी बताते होंगे कि भाई ये होने वाला है, ये करने वाले हैं? यावर बुखारी साहब, देखें जो एक सियासी तो ये बातें, इसका ठोस सबूत अगर आप बोले ना कि FIR कटवा लो,
तंजीला आप कहती है ना कि FIR कटवा लो, अगर ठोस सबूत पास हो तो बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन यावर साहब ये सियासी देखे ना, देखे मैं कह रही हूँ सियासी मुखालफत है ना, मुखालफत होनी चाहिए, आप लोगों का हक है सारी जमातों का, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इतने संगीन इल्जामात, ये माजी में दो जमातें एक दूसरे के साथ ये खेल खेल चुकी हैं और आखिर में उन्होंने सीखा कि इससे कुछ नहीं निकलना। ये खान साहब भी जो इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये इल्जामात लगा रहे हैं, वो अपने लिए रास्ते मजीद बंद कर रहे हैं सियासत के। तो मतलब ये तो अब वो आज कह रहे हैं कि जरदारी साहब मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, कल आप बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ आपको बैठना पड़ जाए, जैसे आप सबसे बड़े डाकू के साथ बैठ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। आपसे नहीं पूछा मैंने बुखारी साहब से पूछा। आप ये देखें कि अभी कराची में बैठने वाले हैं मेयरशिप के लिए। अच्छा तंजीला जो जी तंजीला मुझसे बात कर रही है? जी यावर साहब बोलिए, बात कीजिए। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि एट स्टेक क्या है, क्या चीज हाथों से निकलेगी तो ये काम बंदा करने पे मजबूर हो जाता है या उकसाया जाता है। इनसे इनकी सारी कमाई का जरिया हाथों से जा रहा है। ये एवनफील्ड और ये पेरिस के अंदर और अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कुछ बना हुआ है, ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत गई हुई है, जिसका हतमी सबूत हम नहीं दे सके, क्योंकि हमारी एजेंसीज जिनके पास सबूत होते भी हैं वो फिर इस्तेमाल करते हैं लोगों को, इनको ब्लैकमेल करके। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे हमारे इदारे मिलके काम करें तो ये सारे सबूत हर किसी के पास, इनके पास खासतौर पे मौजूद है। अगर हम लोग जानबूझ के इन लोगों को लीवे देते हैं तो, और जरदारी को नजर आता है, नवाज शरीफ को नजर आता है कि हमारा आइंदा का कमाई का जरिया खत्म हो रहा है, तो वो कत्ल करने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली तो हम यही कहते हैं ना कि इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, इनने पाकिस्तान को तबाह किया। जरा यहाँ पे अच्छा जरा यहाँ पे रुक जाइए, मैं जरा अजहर सिद्दीक, मैं वापस आती हूँ, मैं जरा तो कहते हैं इनसे हटे हम आगे चलें। ठीक है, मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब के पास से सवाल लेके जाती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, पहले 1 2 3 लोगों के नाम इमरान खान साहब ने लिए, आज उन्होंने चौथे बंदे का नाम भी ले लिया। आप इस सारे सिनेरियो को एक कानूनदान होते हुए किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब में जहाँ उन पे हमला हुआ और उन पे दोबारा हमले की जो खदशात है वो खुद भी इजहार करते हैं, बाकी लोग भी कहते रहते हैं। ऐसे में ये जो चाहे बेनज़ीर साहिबा के कत्ल की बात हो या इस तरह के किसी प्लॉट की बात हो कि ये किसी ने मेरे कत्ल का कोई मंसूबा बनाया हुआ है, इसमें लोगों को ऐसे नामजद करना, सियासी मुखालफिन के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगी या ये क्या इससे निकलेगा? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तो सियासत गाली का नाम है, माजरत के साथ। पिछले 50-60 सालों से इन सियासी जमातों ने और क्या किया है, अगर आप सोच कर देखें, अगर ये सियासी जमातें बलूगत का मुजाहरा करती तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद होती। अगर ये सियासी जमातें बलूगत का मुजाहरा करती, लियाकत अली खान के साथ ये हाल होता। ये तो सीखने की बातें हैं। और याद रखिएगा, मुसलमानों में ना, जो हमारे मुगलिया दौर में भी चले जाएं, सियासत के रंग आपने देखे हैं, और जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को भी दाव पे लगा देता है। ये कोई लिखी पड़ी बातें हैं जो समझनी चाहिए हमें। और सियासत में कोई बात रह गई है? अरशद शरीफ साहब का वाकया अगर आप उठाकर देख लें, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मॉडल टाउन का सानिया हमने नहीं देखा, ये सियासत में देखा हमने, या बता दें हमने कहीं और देखा है। और कमाल की बात है कि यही सियासी जमातें मिलकर फिर वो उसके मुहर्रकात भी नहीं देखना चाहती कि मुहर्रकात सामने आए ताकि आइंदा से रोक सके। वो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक है। इन्हें ना कौम से गर्ज होता है, ना किसी जात से गर्ज होता है। एक टारगेटेड एजेंडा है, सिर्फ अपने मकासद पूरे कर रहे हैं, और उन मकासद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इमरान खान साहब ने अगर इल्जाम लगाया तो ये इल्जाम तो आप शायद भूल गई हैं, मैं याद कराता चलूं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब पेट फाड़ के घसीट कर करप्शन में लाया है, जहां था पंजाब की सड़कों के ऊपर,
हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं। तो वो इसको तो पॉलिटिक्स अभी फिलहाल देखिए ना, मैं तो इसको देखिए ना, मैंने तो अभी मिसाल दी है कि परवेज इलाही साहब को खान साहब सबसे बड़ा डाकू कहते थे। शेख रशीद साहब के बारे में उनके कलमात हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उनके साथ बैठ गए तो ही इज़ नो डिफरेंट। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये दोनों बहुत बुरे हैं और वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा। जी जी मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा। ये जो है ना, ये जो लफ्ज है ना इस तरह की, अब ये जो कि बड़ा सीरियस इशू है, यानी पीडीएम की जमातों को 1000 दफा सोचना चाहिए था। बहुत बड़ा सबूत है कि इन्होंने जीआईटी वफाकी हुकूमत ने क्यों बनाई इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश में। अगर वो परेशान होने, डरने की क्या जरूरत थी इनको? इन्होंने वो एक्शन लेके ये साबित कर दिया कि ये खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो इस हुकूमत का आसिफ अली जरदारी साहब भी तो हिस्सा ही है ना। यानी उस जेआईटी का बनाने का आइन और कानून में गुंजाइश अच्छा, मैंने इस जेआईटी के ऊपर जो ड्रामा चल रहा है, मैंने आप बिकॉज आप माहिर कानून हैं, मैं आपसे वो पूछूंगी ज़रा, मैं क्योंकि काफ़ी बातें होंगी, मैं ज़रा जाफ़र साहब को मौका दूंगी। जाफ़र साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। आपने बुखारी साहब की बात भी सुनी है और अजहर सिद्दीक साहब की। यावर साहब और ये दोनों ये कह रहे हैं कि पीडीएम को ख़तरा है इमरान खान से, और जो आप लोगों के ऊपर एक करप्शन का इल्ज़ाम है, फाइनेंशियल करप्शन का, क्योंकि इमरान खान साहब उसका रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए आप लोग उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ज़ाहिर अब जरदारी साहब आपकी हुकूमत का हिस्सा है, तो मैं इसलिए आप लोगों का सीगा इस्तेमाल कर रही हूँ। तंजीला, देखिए, यावर बुखारी साहब 4 साल हुकूमत में रहे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, और अभी अपनी नाकामी और नाअहली का कह रहे हैं जी एजेंसीज़। बुखारी साहब, कहीं ISI का काम नहीं है करप्शन के बारे में, कहीं काम नहीं है MI का। आपके पास रियासत पाकिस्तान के वफाक और सूबों के सारे इख्तियारात थे, पंजाब के, KPK के, कश्मीर के, GB के, और वफाक के अंदर भी आप मौजूद थे। यहाँ तो आप ये कहिए और मानिए कि FIA आपके कहने पे काम नहीं कर रही थी। यहाँ तो आप ये कहिए कि आप इतने नालायक थे कि आप अच्छे लोग चुन के या काम करने वाले लोग नहीं लगा सके। आप ये कहिए कि पंजाब की एंटी करप्शन आप नहीं चला पाए, फिर आप हमें मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराइए। खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन का जो हाल हुआ वो भी है। एक बरतानिया ने करप्शन पकड़ी मलिक रियाज साहब की, पैसे वापस किए रियासत पाकिस्तान को। आपका कप्तान वजीर आजम है, काबीना में बंद लिफाफा आता है और जुर्रत नहीं होती आप जैसे किसी फर्द की भी पूछने की कि ये किस चीज के ऊपर दस्तखत करवा रहे हैं। वो पैसे वापस दिए जाते हैं। आप किसी अदालत में गए, आज मोहसिन नकवी को काम करने से रोक दें, आप नहीं चाहते पंजाब चले गए। क्या आपने इस बात पे गए अदालत में कि ये जो पैसे आए हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित शुदा थी, जो साबित शुदा आपको दी गई, आपने तो उसे भी कानूनी तौर पे जायज और हलाल बना के वापस कर दिया। आप किस मुंह से बात करते हैं एवन फील्ड की और बाकी चीजों की? आपने केस किए, आप हारे। और अगली बात, जो अभी सियासत को गाली कह रहे हैं मेरे भाई वकील साहब जो हैं, सियासत गाली का नाम नहीं है। 2013 में मियां नवाज शरीफ फूलों के गुलदस्ते लेके बनी गाला समेत हर फर्द के घर गया, इस रियासत पाकिस्तान के लिए गया। आप शुरू हो जाइए गवादर से खंजराब तक, गिनते जाइए। 12 साढ़े 12,000 मेगावाट बिजली किसने ऐड की? नवाज शरीफ ने। आप चलिए था कोट से, मानसहरा से ऊपर और सखर तक बगैर किसी सिग्नल के जाइए। आप चलिए पेशावर से और लाहौर जाइए। ये सियासत है नवाज शरीफ की, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत है, ये हमने करके दिखाया। आप जनूबी पंजाब में जाके दानिश स्कूल देखिए, DHA में रहने वाले, बैरिया टाउन में रहने वाले, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में रहने वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हासिलपुर और चिश्तियां में अगर पब्लिक स्कूल मिले, मैं आपको उसका नाम सियासत है। जी ठीक है जी। आप जाके उन बोर्ड में पोजीशन लेने वाले बच्चों से आपका पॉइंट आ गया, जरा मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। सैर के लिए और तालीम के लिए शहबाज शरीफ ने एंडोनमेंट फंड बना के भेजा। आप उनका पूछिए। जाफर साहब कारकर्दगी के ऊपर भी आते हैं जी। और मरियम साहिबा, जी आप सियासत की बात करें। मरियम साहिबा कल वापस आ रही हैं, कुछ नून लीग की सियासत का भी अहवाल ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। जी मरियम साहिबा की वापसी जो है वो उसको भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन अगर मैं क्विकली अजहर सिद्दीक साहब आपसे कानूनी राय ले लूँ
ये जो मोहसिन नकवी साहब को काम करने से रोकने की इस्तदा है, हमारे पास आइन में कोई इसकी गुंजाइश है? दो हुकूमतें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर हुकूमत में थी और दूसरे लोग अपोजिशन में थे, उन्होंने वो सारा आइनी प्रोसेस में हिस्सा रहे हैं। जहाँ उनका इत्तेफाक नहीं हुआ, जहाँ उन्होंने नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे, पहले वो स्पीकर साहब के पास गए, फिर इलेक्शन कमीशन में आए, वहाँ से डिसाइड हुआ। तो डू यू थिंक कि वो उसको चैलेंज किया जा सकता है या कानून में कोई ऐसा प्रेसिडेंट है? अच्छा देखिए, वजह ये है कि इंटेंट ऑफ द लॉ क्या है कि 218(3) बताता है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना है और करप्ट प्रैक्टिसेस शुड बी गार्डेड अगेंस्ट। इसको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे आइन के आर्टिकल 224 ए के तहत, उसकी इंटेंट वही है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आपने ऐसा लाना है जो साफ शफाफ इलेक्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो सके। अब ये वाले जो पैरामीटर है, अनब्लेमिश्ड कैरेक्टर का हो, उसकी जात पे उंगली ना उठ सके, कुछ सियासी ताल्लुक ना हो, ये सारी चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। अब यहाँ जो आपने पावर दे, ये अब इंटरप्रिटेशन होगी ये वाली कि यानी मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक अल्लाह रखा दे दे और एक मोहम्मद बूटा दे दे, एक नरेंद्र मोदी दे दे, वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड बनाया हो ना अगर, और इधर से मोहसिन दावड़ दे दे, मैं एक बात कर रहा हूँ, नाम आपके सामने है, ठीक है, अब ये नाम आ गए और आप ये कहें चारों के चारों नाम अब कैसे कह दे, अब चारों नाम, दो उधर से आगे, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ, 4 नाम आ गए। अब ये 4 नामों में से चुनना जो है, तो ये एक से एक बढ़कर आपके सामने है, जिसके किरदार पे लेकिन ये एक लफ्ज है जिसको कहते हैं प्रेरोगेटिव है किसी का, या डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन है, सवाबदीद है। डिस्क्रेशन हम यही डिस्क्रिप्शन को स्ट्रक्चर्ड करना है। ये वेग और अनसर्टेनिटी है इसके अंदर कि 4 नाम आए, मतलब यही देखिए ना, यही प्रेरोगेटिव है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बेंच बनाने में बार बार इस्तेमाल किया। पीटीआई उसकी हामी रही, पीटीआई उसको चीज है ना वो और चीज आ गई। सवाल है सिलेक्शन का, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर पार्लियामेंटेरियन ने आना है तो 62 और 63 की छलनी से छल के आना है। अब केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर आना है, क्या 62 और 63 की छलनी नहीं होनी चाहिए वहां भी? क्या वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए? जैसे उन्होंने दोहरी शहरियत दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वो नहीं आ सकता था ना। मैं तो क्लियर हूं इस हवाले से। ठीक है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जी कह दीजिए जल्दी से। मैं इसको सम अप करने लगा हूं। 4 नाम चले गए इलेक्शन कमीशन के सामने। अब इलेक्शन कमीशन के सामने क्या लेसर इवल चुनना है कोई? आपको रीजन देनी है कि 3 नाम आपने रिजेक्ट क्यों किए हैं। आपने मतलब पीटीआई ने असेंबली तोड़ने की रीजन नहीं दी, पीटीआई ने अपनी हुकूमतें गिराने की रीजन नहीं दी। अब हम इलेक्शन कमीशन से कहें, अच्छा मैं इस बहस में नहीं पड़ती, मैं आपकी बात आगे मैं वापस जी मैं सिर्फ खत्म करता हूं आपके सामने। देखिए वजह क्या है, मैं फिर बताता चलूं। वो सारे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। ये केयर टेकर सेटअप जो है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के जरिए आना है, तो जब एग्जीक्यूटिव के जरिए आना है तो जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल अप्लाई होने हैं, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की जो तरीकाकार जिस तरह सिलेक्शन हुई है ना, वो टेंटेड है। कई रीजन ऐसे हैं, वो अल्टीमेटली सेटिस्फाइड होनी है, हमारी कोर्टें इसमें इंटरप्रिटेशन करेंगी। चाहिए क्या था इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन ये चारों नाम एक तरफ रखती, थोड़ा सा कम रह गया। मैं जरा एक जी ठीक नहीं वो अपना नाम देती है, नहीं वो कह सकते हैं। मैं इस पे आती हूँ। यावर बुखारी साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड भी करना चाहते थे। दूसरा ये कि अपनी हुकूमतें खुद गिरा दी आपने। अब तो आपके एजाज शाह हूँ, आपके जो सीएम हैं, वजीर आला जो आपके थे परवेज इलाही साहब, सारे खुल के बोलना शुरू हो गए कि भाई हम मना कर रहे थे, इसी दिन से तो डर रहे थे हम, इसीलिए तो मना कर रहे थे। आपने खुद हुकूमतें गिराई और आप जो केयर टेकर है उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कैसी सियासत है? तंजीला, मकसद हुकूमत नहीं है, मकसद सिस्टम को चेंज करना है। एक जमहूरी आज़ादी आपको चाहिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया कि अगर आप इतनी एन मास 2 बड़ी असेंबलीज को डिसॉल्व करते हैं, आप एमएनएस को रिजाइन करवाते हैं, तो ये लोग फोर्स होंगे एक इलेक्शन करवाने में, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पास सबसे खूबसूरत मौका था कि वो एक मुनसिफ इंसाफ सिर्फ ना करे, इंसाफ करती भी नजर आए। वो इंसाफ करती भी नजर नहीं आई, वो यहाँ पे फेल कर गए। अभी जुडिशरी के ऊपर सारा प्रेशर चला गया कि वो इंसाफ करें, वो इंटरप्रेट करें कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को
कि ये आयात दुरुस्त है कि गलत है। कंपेयर किससे, सुप्रीम कोर्ट नहीं की नहीं रूलिंग है नहीं, कंपेयर कि किस, जो नहीं बंदा नहीं, कंपेयर नायब किससे है, करें? कंपेयर बुजदार साहब से करें, कंपेयर परवेज इलाही साहब से करें, जिनको आप सबसे बड़ा डाकू कहते थे, नहीं नहीं नहीं, जिनके आप बेटे दोनों को, से नहीं कर जिनके सकते। बेटे को वो आपने क्लीन चिट डेमोक्रेटिकली दिलवाई। इलेक्टेड है ना तंजीला, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। ठीक है। अगर आप बिल्कुल नालायक से नालायक बंदा बिठा दें और उसको असेंबली मेजोरिटी के साथ इलेक्ट करती है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। लेट इट हैपन, गलत बंदा आ जाता है तो वो हट भी जाएगा। कितने सालों में, कितने सालों में इस्तेमाल कर रही है। उनके सामने एक चीज है ना, जो बात मेरे भाई जाफर भाई ने की थी, देखें कि जितनी बातें इन्होंने की, उन सारी बातें टेंटेड हैं। चाहे मोटरवे है, चाहे बिजली के घर है, ये टेंटेड है। इनके अंदर कमीशन की बातें देखे ना, चाहे बीआर, सुन लेना, चाहे बीआरटी है, चाहे सुनामी बिलियन ट्री है, मतलब क्या चीज यहाँ पे। जी जी तंजीला प्लीज सुन ले। देखें, जहां तक 1 बिलियन ट्री सुनामी है, वो 1 बिलियन नहीं है, वो 1 अरब 17 करोड़ है। प्लीज अच्छा जरा रुक जाए। अच्छा मैं वापस आती हूँ। यावर साहब मुझे जरा यावर साहब 1 सेकंड दीजिए मुझे। बहुत नहीं, सुनिए मुझे सेगमेंट क्लोज करना, मैं वापस आती हूँ। काम किया है ना, मैं वापस आ रही हूँ, आपसे काम सुनूंगी। जो जाफर साहब, मोहसिन नकवी को काम करने से रोकने की दरखास्त है। देखिए, इमरान खान साहब 2017 से पहले कहते थे मुझे वोट दे के पार्लियामेंट पहुंचाओ, मैं सिस्टम दुरुस्त करूंगा। अब कहते हैं मुझे पार्लियामेंट से निकालो, मैं सिस्टम दुरुस्त करूंगा। बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि हम सिस्टम दुरुस्त करना चाहते हैं। भाई, इस मुल्क का निज़ाम ये कहता है कि जब आपके पास हुकूमत है तो लेजिस्लेशन कीजिए। आपने नहीं की 4 साल लेजिस्लेशन, अब वो सज़ा बाकी लोगों को ना दें। और रही बात मोहसिन नकवी साहब, जब इनके साथ जुड़े हुए थे तब ये अजहर सदीक साहब और सारे, बहुत भला आदमी था वो, और आज इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। और इसी तरह जितनी ये दलीलें, ये कानून कायदे, ये सारी, आप परवेज इलाही साहब से नाला थे, परवेज इलाही साहब आपसे नाला थे। परवेज इलाही साहब को आप अच्छे नाम दे के भेजते, वो बैठते गवर्नर साहब के साथ, वो बैठते स्पीकर साहब के साथ, और वो फिर आप कहते कि जी आपने ये चीज़ें नहीं मानी। जब आप प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते तो फिर आप सिर्फ कानून की और किताबें और ये तो ना हमें दिखाएं। रही बात कमीशन की, बुखारी साहब फॉर होल 4 ईयर्स और 10 साल KPK में, और फिर पंजाब के 4 साल, तो आपने कोई एक केस, अच्छा ठीक, कोई नहीं एक नहीं, मैं साइड नहीं ले रही हूँ। जाफर साहब रुकिए, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। सॉरी, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी। मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जब ब्रेक में अजहर सदीक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे अब जी सारी लड़ाई जो है कोर्ट्स में जानी है। वकील होते हुए तो मुझे पता है कि आप बड़े खुश हैं, लेकिन मैं एक जमहूरियत और सियासत की तालिब इल्म होते हुए बड़ी इस पर नाराज़ होती हूँ। दिल मेरा बड़ा दुखता है। सियासतदान आपस में बैठ के क्यों नहीं फैसले कर सकते? अजहर सदीक साहब, ये सारे मामले अदालत में लेके क्यों जाते हैं? आपकी फीस मुझे पता है कट जाएगी, लेकिन ये बताएं कि आप नहीं चाहते ये इकट्ठे बैठ के कोई काम बेहतर कर लें? देखिए, मैंने तो एक बात कही थी ना, वी नीड टू हैव अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन जो होता है ना, वो सियासत के अंदाज से चीजों को लेकर चलता है, क्योंकि ये रवायात पुरानी है, आज से नहीं है। 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई, एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की असेंबलियां डिसॉल्व हुई, फिर एक असेंबली डिसॉल्व हुई नवाज शरीफ की, मोहतरमा की बहाल ना हो सकी, नवाज शरीफ की बहाल हो गई। ठीक है, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं सारी। फिर हमने तय किया मिसाके जमहूरियत में, हमने कहा कि डिफेक्शन नहीं होनी देनी। फिर हम पिछले दिनों हमने कहा नहीं, डिफेक्शन तो होनी चाहिए। फिर ये सिर्फ देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं कि तनज़्ज़ुली की मेन वजह, जब हम असूलों पे रह जाएंगे ना, जब हम आइन और कानून की पासदारी को सोचेंगे कि नहीं हमने चीजों को कैसे लेकर चलना है। अब जब 18वीं तरमीम के अंदर जब ये तरामीम की गई थी, मैं वैसे इन तरामीम से इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि आपने हुकूमतों के जिम्मे क्यों डाला है। केयर टेकर सेटअप अगर किसी ने सिलेक्ट करना है तो देयर शुड बी बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, कि कुछ लोगों के नाम आए, उनमें से सिलेक्ट किए जाएं, उनके इंटरव्यूज हो, जो एक कॉन्सेप्ट है, यानी या तो आए। हमारे यहाँ वो जस्टिस साहब थे, जो जस्टिस साहब थे, जो सबसे ज्यादा इम्पार्शियल समझे जाते थे, उनके नीचे भी जो कुछ हुआ हमने तो वो भी नहीं माना। सो हम तो नहीं मानेंगे।
नहीं ठीक है। अच्छा, आपकी हमने ठीक है, आपकी राय आ गई, आपकी राय आ गई। मैं जरा बुखारी साहब मैं से एवोल्यूशन की बात कर रहा जी हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसका है हल क्या है जी। इसका हल आप कह रहे हैं ना कि या तो पार्लियामान के, यानी पार्लियामान में हाल ये है कि पहले इस्तीफे देके चले गए पीटीआई वाले, जब वो आना चाहे इस्तीफे कबूल कर लिए। देखिए ना, ये पार्लियामान की तारीख में स्याह तौर बातें याद रखी जाएंगी। तो ये खान साहब, अच्छा ठीक हो गया, खान साहब का असेंबली छोड़ के जाना वो स्याह तारीख नहीं लिखी जाएगी, मतलब आप ये समझते हो। लेकिन ये लंबी बहस है, वक्त मैं सारी कह रहा हूं। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है। बुखारी साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? खान साहब वापस बात करेंगे या नहीं करेंगे किसी से, या आप लोग भी अदालतों में लड़ाई लेके जाएंगे, सड़कों पे रहेंगे? देखिए, खान साहब की ना नवाज शरीफ के साथ लड़ाई है, ना सिर्फ जरदारी के साथ लड़ाई है, उनके किरदार के साथ, उनकी आदतों के साथ। मकसद ये कि जो उन लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है, मेरे भाई जाफर साहब ने गवादर से खुशदार तक वो अपनी उधर आजाद कश्मीर तक वो कुंजराब तक वो सारी बातें बता दी, लेकिन अवाम वो सारी टेंटेड बातें हैं। जो बात है वो है सेहत इंसाफ कार्ड है कि गरीबों के जेबों में 10-10 लाख रुपया गया। आज गरीबों से जाके पता करें, जिन्हें इलाज करवाया वो नंगे सर दुआएं देते हैं, और इनकी मरियम क्या बोलती है कि किसी तरीके से इसको उड़ा दे। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रीब्यूशन खत्म कर दी है सेहत इंसाफ कार्ड के अंदर। वाई? मतलब गरीबों को पहली दफा पैसा जा रहा है। इतने बुरे हालात में ये क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? आप लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल मेरा वही है। इसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर हम फिर एक प्रोग्राम रखेंगे। वे फॉरवर्ड के ऊपर बुखारी साहब की ऑडियो कट गई है और हम कोशिश करते हैं उनसे रब्ता बहाल हो जाए। एक जुमला मैंने उनसे ये पूछना है, तो कोशिश करें जी कि ये कनेक्शन का मामला सही हो जाए। जाफर इकबाल साहब, मरीम नवाज़ आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ की खबरें लोग दे रहे हैं, तो मरीम नवाज़ वो सारा जो डैमेज उसको कंट्रोल कर पाएंगी? पहले तो स्टेट्समैनशिप की बात हो रही थी, तो मियां नवाज शरीफ ने 2013 में ये साबित किया। और कैसे साबित किया? बलूचिस्तान में अपनी अक्सरियत होते हुए बलोच भाइयों को हुकूमत में लेके आए। पख्तून बेल्ट जो है उनको गवर्नर बनाया। मौलाना साहब की वहाँ अक्सरियत है, उनको मरकज़ में साथ चलाया। पीपल्स पार्टी को चलाया। केपी में जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसको साथ चलाया। खटक साहब को राइट साइड पे खड़ा करते थे सीपैक के प्रोजेक्ट्स में, और 5 साल बल्कि हर एक के घर भी गए। ठीक है, मरियम डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी? बहुत आखिरी मिनट है। पहली बात यह है कि नून लीग के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो टूटने बिखरने जा रही है। लोगों की ख्वाहिश पुरानी है। कल कितना बड़ा इस्तकबाल होगा मरियम साहिबा का? देखिए, हम कारकुनान हैं, हमने फैसला किया है, हम जा रहे हैं, और वो बड़ा और छोटा कोई नहीं होगा, इस्तकबाल होगा। ठीक है, मरियम साहिबा का इस्तकबाल होगा जी। काफ़ी अरसे के बाद वो आ रही हैं, अदालत के बाद, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच विचार होगी सियासी हलकों में? क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी? क्या होगा? बहुत सारे सवाल जो रह गए, बहरहाल अगली डिशेस में इन पर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।